हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज हमें पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या करता है, निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब बातें हमें इसमें पढ़ना है। तो हेडिंग है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म की खोज की थी विलियम निकोल ने 1828 में 1828 में। और ये जो थे वो जेम्स और क्रिस्टल्स के कटिंग एक्सपर्ट थे, कटिंग करते थे, उसकी पॉलिशिंग करते थे। उस दौरान इसकी खोज उनसे हो गई, किसकी? निकोल प्रिज्म की। तो निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल से ही एक विशेष एंगल पे काट के बनाया जाता है, स्पेसिफिक एंगल पे काट के बनाया गया, जो किसके द्वारा बनाया गया? विलियम निकोल के द्वारा। तो आज हमें इसी के बारे में पूरा पढ़ना है कि निकोल प्रिज्म होता क्या। उससे पहले अगर बात करें इस टॉपिक की, उससे पहले एक और बात करें कि आपका बार बार कमेंट आता है कि वीडियो क्वालिटी जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो क्वालिटी की बात करें तो एक और एफर्ट है जो आपके स्क्रीन पे राइट साइड के टॉप कॉर्नर्स पे 3 बिंदु अगर दिख रहे हैं तो वहाँ से आप पहले क्वालिटी इम्प्रूव करके देखिए, क्योंकि यहाँ से तो मैक्सिमम क्वालिटी दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है क्वालिटी, इसे क्लिक करें, लिखा हुआ है क्वालिटी। क्वालिटी में लिखा हुआ होगा ऑटो 144p, मतलब 144 पिक्सल। तो अब इसकी क्वालिटी, इस पर क्लिक करिए तो 144 है, उसके बाद 240 होगा, उसके बाद 360, उसके बाद 480, उसके बाद 720, फिर 1080। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करिए। यहाँ से पिक्सल्स बढ़ाते जाइए, पिक्सल बढ़ाइए, क्वालिटी ज़रूर इंप्रूव होगी, क्योंकि विजिबिलिटी देखने पे यहाँ से तो स्पष्ट समझ में आ रही है। जिसे दिक्कत हो ये वाला प्रोसेस करके एक बार चेक करें। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आपकी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब उस समस्या के बाद देखते हैं निकोल प्रिज्म को। तो निकोल प्रिज्म क्या है? निकोल प्रिज्म बनाने के लिए सबसे पहले निकोल प्रिज्म की बात करें, ये होता क्या है? तो ये कैल्साइट क्रिस्टल से ही बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ होता है? निकोल प्रिज्म जो है वो कैल्साइट क्रिस्टल से ही बना होता है। कैल्साइट क्रिस्टल को ही काट के इसे बनाया जाता है। और निकोल प्रिज्म का उपयोग क्या है? निकोल प्रिज्म पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट जब इंसिडेंट होगी, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी, तो यहाँ से हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है। तो निकोल प्रिज्म का उपयोग जो है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदलने के लिए, और दूसरा एनालाइजर के रूप में भी किया जाता है। एनालाइजर मतलब किसी भी लाइट को चेक करने के लिए कि वो लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट है, या फिर पोलराइज्ड लाइट है। तो इसका उपयोग डिटेक्शन में भी यूज किया जाता है और एनालाइजर की तरह भी, मतलब पोलराइजर की तरह भी यूज किया जाता है इसे, और एनालाइजर की तरह भी यूज किया जाता है। किस फिनोमिना पे वर्क करता है ये इसकी बात करें तो ये कैल्साइट क्रिस्टल से ही काट के बनाया जाता है। कैल्साइट क्रिस्टल जैसे कैसे बनाया जाता है? अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें तो इस प्रकार से कोई क्रिस्टल है, तो हम लोग इसमें कैल्साइट क्रिस्टल पढ़े थे। तो कैल्साइट क्रिस्टल में ये एंगल था 109 और ये एंगल था 71। मतलब इसे क्या करें, इसे इस प्रकार से काट लिया जाए, और इधर से भी इसे ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे काट के निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो था ये था कैल्साइट क्रिस्टल। अब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी। जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है तो अनपोलराइज्ड लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट जो है, एक जो रे है वो कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और दूसरी जो रे है वो कहलाती है ऑर्डिनरी रे। तो इस प्रकार से ये बात हो गई थी कि एक रे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरी है ऑर्डिनरी रे। डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में जब कैल्साइट क्रिस्टल पढ़े, इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसे चाहें तो देख सकते हैं आप। तो इससे पहले लेक्चर में ये है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है तो 2 रेज में स्प्लिट हो जाती है। एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरी है ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी सेम होती है और ये मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो सेम वेलोसिटी से ही ट्रैवल करती है। इसके वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशंस होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हो गए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और दूसरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं? उसके वाइब्रेशंस हैं पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे जब प्रोड्यूस हो गई तो दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो गई, एक ऑर्डिनरी रे हो गई। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होने के बाद भी इसमें से जो लाइट हमें एमिट ट्रांसमिट होकर मिल रही है वो कैसी रे मिल रही है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक लाइट के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जबकि दूसरी लाइट के वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन है। अब उसके बाद निकोल प्रिज्म प्रिंसिपल में यही कहा गया कि इस प्रिज्म को क्या किया जाए, इस प्रकार से इसे कट कर दिया जाए। कट करने का ये मतलब है कि ये जो 109 डिग्री का था इधर से अगर इसे बनाए फिर से इस टाइप से ये कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया गया। निकोल प्रिज्म बनाने के लिए जो इसका लेंथ होगा वो इसके ब्रेड्थ का 3 गुना होगा। उसके बाद इस टाइप से मान लिया गया एक क्रिस्टल है, ये रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस जब हैं तो इस टाइप से सभी फेसेस आमने सामने की एक दूसरे के पैरेलल है। इस प्रकार से ये कैल्साइट क्रिस्टल हो गया। इसका जो सब एंगल था ये भी था 109, ये भी है 109, ये भी है 109। इस प्रकार से ये भी हो गया 109, ये 109। इसके आधार पे ऑप्टिक एक्सिस बनाना है, इन सबको कहा गया ब्लंट कॉर्नर्स। तो ब्लंट कॉर्नर्स बन गए और ऑप्टिक एक्सिस बन गए। अब उसके बाद इसमें जब निकोल प्रिज्म इसे बनाएंगे, इसी कैल्साइट क्रिस्टल से निकोल प्रिज्म बनाया जाएगा। तो निकोल प्रिज्म बनाने के लिए काम ये करना है कि ये 109 एंगल है, 109 डिग्री, और ये है 71 डिग्री। अब इसे पॉलिश करना है। पॉलिश करने का मतलब इसे घिस देना है। तो घिस देने का ये मतलब है कि इसे अगर इस प्रकार से कट कर दिया जाए, काट दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए इधर से, तो ये एंगल यहाँ इंक्रीज हो गया। ये जो 109 था इसकी जगह अब यहाँ हो जाएगा 112 डिग्री, 112 डिग्री। और ये जो क्या होगा, ये कटेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। अब ये 71 था, ये हो जाएगा 68। अगर यहाँ से भी चेक किया जाए, पहले क्या था 109 और 71 दोनों मिला के 180, ठीक। और अब क्या हो जाएगा 112 और ये हो गया 68, ये भी 180 है, मतलब ये सही है। तो इसे क्या किया गया, जो पहले कैल्साइट क्रिस्टल लिया गया था उसी को यहाँ से इतना हिस्सा इसका काट के निकाल दिया गया दोनों जगह से। तो ये हो गया 109 की जगह 112 हो गया और 71 की जगह ये हो गया 68। जैसे इसे दिखाया गया इस प्रकार से ही ये कैल्साइट क्रिस्टल रहेगा। और निकोल प्रिज्म बनाने के लिए जो इसका ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ का 3 गुना लेंगे इसका लेंथ। तो इसे सबसे पहले ये कितना एंगल था, ये था 109 और ये था 71, जो कि दिख रहा होगा इस डायग्राम में। तो ये कितना है, इसे हम दिखा दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है 109 और ये 71। अब उसके बाद इधर की साइड भी देखा जाए तो ये भी है 109, ये भी है 109, क्योंकि ये एंगल अगर ठीक सीधे कटा होता तो 90, 90 से ये ज़्यादा है तो 109, ये भी 109 ज़्यादा है, ये भी। तो इस प्रकार से कैल्साइट क्रिस्टल बन गया। ऐसे ही इसका दूसरा कॉर्नर भी होगा। तो ये सब कॉर्नर्स हो गए ब्लंट कॉर्नर। अब उसके बाद इसे इस प्रकार से घिस दिया जाएगा, पॉलिश कर दिया जाएगा कि ये जो एंगल 109 है ये हो जाए 112, 112 डिग्री ये हो जाए। और ये अगर घिसा जाएगा तो ये कम होगा, ये 71 की जगह हो जाएगा 68 डिग्री। तो जब ये 68 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। तो अब इसे क्या किया जाएगा, इसे बीच से काट दिया जाएगा। बीच से काट दिया जाएगा तो बीच से काटने की वजह से क्या होगा, इसे जोड़ दिया जाएगा। जोड़कर निकोल प्रिज्म बनाया जाएगा। और निकोल प्रिज्म कैसे बनाया जाएगा ये अभी हम लोग बात करेंगे। और फिर इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जब लाइट यहाँ से मान लिया गया, इसे काट लिया गया, काट के ये जोड़ दिया गया, तो अब क्या होगा कि जो लाइट इसमें से पास हो रही थी, मतलब 2 लाइट हमें मिल रही थी, एक मिल रही थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरा ऑर्डिनरी रे। अब ये एंगल इंक्रीज करके ये कर दिया गया 112 और ये हो गया 68। अब जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है पर्टिकुलर एंगल पे, तो इसे इस प्रकार से काट के जब जोड़ने के बाद ये क्या करेगा कि एक लाइट को इसमें से कर देगा एलिमिनेट, एक लाइट को कर देगा बाहर। क्योंकि ये वाली जो लाइट है, मान लिया गया ऑर्डिनरी लाइट, जनरली ये ऑर्डिनरी लाइट को ही एलिमिनेट करता है, तो ऑर्डिनरी लाइट को ये कर दिया बाहर। तो 2 लाइट में से जो दोनों लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे, उन दोनों में से ऑर्डिनरी रे को ये एलिमिनेट कर दिया। और किस प्रोसेस से किया, ये किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये इस प्रकार से ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसे बीच से काट दिया गया। तो इसमें क्या होगा, लाइट ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और यहाँ से टकरा के वापस आ जाती है। ये डेंसर मीडियम कैसे है, ये रेयरर मीडियम कैसे है, ये सब बात हम लोग इसमें अभी आगे इसके कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसका पूरे प्रिंसिपल की बात करें तो ये कैल्साइट क्रिस्टल से ही बनाया गया है। जब इस पर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है तो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन है और ऑर्डिनरी रे के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब इन दोनों में से अगर ऑर्डिनरी रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो ये रे जो है बाहर हो जाती है और इसमें क्या क्या हमें मिलती है, जो ट्रांसमिटेड रे है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिलती है जो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है और जिसके वाइब्रेशंस होते हैं पैरेलल टू द प्लेन। मतलब यहाँ से हमें पोलराइज्ड लाइट मिल गई, एक टाइप की पोलराइज्ड लाइट मिल गई। तो इसमें क्या किया जाता है, एक रे को ही जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है। पूरा प्रोसेस भी लिख दिया, पूरा जो प्रिंसिपल है यहाँ से यहाँ तक लिख भी दिया गया। जैसे शुरू में लिखे हैं निकोल प्रिज्म कैसे बनता है, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्टिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्रोड्यूस करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए, मतलब एनालाइजर की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम निकोल इन 1828 और जो कौन थे, वो थे पॉलिशिंग एंड कटिंग एक्सपर्ट ऑफ जेम एंड क्रिस्टल्स, मतलब जो बहुमूल्य पत्थर हैं उनको और क्रिस्टल्स को काटने के एक्सपर्ट थे, उसी काटने में इसकी खोज उन्होंने की। प्रिंसिपल की बात करें तो निकोल प्रिज्म इज मेड इन सच अ वे दैट इट एलिमिनेट्स वन ऑफ टू रेज, मतलब दो रेज जो कैल्साइट क्रिस्टल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो दो रेज में स्प्लिट हो जा रही है। तो इन्हीं दोनों रेज में से एक रे को बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो एलिमिनेट करने का प्रोसेस है कर दिया जा रहा है, या एक रे को एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, यही निकोल प्रिज्म इसी प्रकार से बनाया जाता है कि एक रे को वो एलिमिनेट कर देता है। अब उसके बाद जनरली ऑर्डिनरी रे इज एलिमिनेटेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ट्रांसमिटेड थ्रू प्रिज्म। तो पूरा इसे फिर से बनाते हैं कि जो ये प्रिज्म है ये बनेगा कैसे। अब इसी पे बात अगर कर ले तो मान लिया गया ये इस प्रकार से बना लिया गया कैल्साइट क्रिस्टल, ये 109 की जगह इसे पॉलिश करके कर दिया गया 112। अब उसके बाद यहाँ पे जो 71 था ये हो गया 68, पॉलिश करने के बाद बन गया ये इस प्रकार से। तो ये जो बनाए थे हम यहाँ पे ये हो गया। अब इसे क्या किया जाए, इसे बीच से काट दिया जाए। इसे अगर कटे हुए भाग को देखें तो कैसा बनेगा डायग्राम, ये इधर से इस प्रकार से और दूसरा वाला पार्ट ये वाला, ये भी दूसरा वाला पार्ट इधर से बनेगा। ये दोनों भाग काट दिए गए। अब इन दोनों पार्ट्स को, ये था यहाँ से ये पूरा पोर्शन था, इसे इस प्रकार से काट दिया गया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक काट के निकाल दिया गया। अब दोनों प्रिज्म अलग अलग हो गए, ये एक प्रिज्म हो गया, दूसरा प्रिज्म ये हो गया, दोनों प्रिज्म हो गए। अब इन दोनों प्रिज्म को बीच में एक चिपकने वाली चीज़ ग्लू लगा के जोड़ दिया जाएगा जिसे कहा जाता है कनाडा बाल्सम सीमेंट। कनाडा बाल्सम सीमेंट, तो कनाडा बाल्सम सीमेंट लगा के इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ देने के बाद क्या होगा, दोनों में 3 लेयर्स की तरह ये बिहेव करेगा। एक तो ये क्रिस्टल हो गया, दूसरा ये कनाडा बाल्सम सीमेंट का लेयर हो गया यहाँ पे जो ये पार्ट बना दिया गया, और तीसरा फिर ये क्रिस्टल हो गया। तो अगर इसकी बात करें जो कनाडा बाल्सम सीमेंट है, इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम सीमेंट होता है ये 1.55। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम सीमेंट हो गया 1.55। ऑर्डिनरी रे के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ऑर्डिनरी रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.658, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये होता है 1.486।
तो इस प्रकार से तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गए। ये हो गया कनाडा बाल्सम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी भी लिख सकते हैं, कनाडा बाल्सम सीमेंट के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.55। ऑर्डिनरी रे के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.658 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.486। तो अब क्या होगा, जब लाइट ऑर्डिनरी लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होगी। जब दो पार्ट में स्प्लिट होगी, कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती थी तब। तो अब उसके बाद जब इसे निकोल प्रिज्म पर इंसिडेंट कराया जाएगा तब देखते हैं क्या होता है, इसमें से कैसे जो ऑर्डिनरी रे है वो बाहर हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ट्रांसमिट होकर हमें मिलती है। तो प्रिंसिपल के बाद अब हमें समझना है इसका कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल समझ गए हम लोग कि जब अनपोलराइज्ड लाइट कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रही है तो दो बीम में स्प्लिट हो जा रही है। अब इसमें क्या करना है, निकोल प्रिज्म को एक बीम को एलिमिनेट कर लेना, तो एक बीम जो मिलेगी वो मिलेगी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक कैल्साइट क्रिस्टल लिया गया ABCD, इसमें जो एंगल्स हैं ये है 71 डिग्री और ये जो एंगल है वो है 109 डिग्री। तो अब इसके बाद इसे क्या किया गया कि इसे जो है इस प्रकार से कट किया गया कि जो ये 109 डिग्री का एंगल था वो कितना हो गया, अब हो गया 112। तो इसे यहाँ से हट के कुछ पीछे इसे यहाँ काट दिया गया। तो अब ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये हो गया 112। तो 112 हो गया तो ये 90 प्लस 22 दोनों मिलाएंगे तो ये 112 हो जाएगा। तो ये हो गया 90 प्लस 22। यहाँ पे जो एंगल था 71, इसे ये यहाँ A से लेके B तक था तो इसे कुछ लेयर इसका जब कटा हुआ है तो इसका एंगल कम होगा। ये 71 था और ये 71 की जगह हो जाएगा 68 डिग्री। अब उसके बाद अगर इसके ऑप्टिक एक्सिस की बात करें तो ऑप्टिक एक्सिस अगर इसका एक बात और, अगर ये A से इसे काट लिया गया, मतलब इसे कट कर दिया गया, तो ये जो A पॉइंट है अब इतना भाग इसका कट के बाहर निकल गया। तो A से लेके ये जो पूरा एंगल बना रहा था वो था 109। अब ये जो एंगल बन रहा है ये है 112 और ये किस पॉइंट से बन रहा है, इसे मान लिया गया पॉइंट हो गया ये A'। इस प्रकार इधर से भी इसे कट किया गया, इधर से कट करने के बाद जो 71 था वो भी हो गया 68 और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट था ये C कहाँ पे आ गया कटने के बाद, ये हो गया C'। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हो गया A', B, C' और D। इसे ब्लंट कॉर्नर से ही काटा गया, जो इससे पहले ये 3D डायग्राम जैसा बनाए थे। तो यहाँ इस प्रकार से था, दूसरा इस प्रकार से था। तो इन दोनों को यहाँ से इस ब्लंट कॉर्नर से लेके इसके पीछे वाला जो ये कॉर्नर है इससे इस प्रकार से काट लिया गया, मतलब ये इस प्रकार से इसे कट कर दिया गया इधर से और फिर इधर से। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो इसका लेंथ है वो इसके ब्रेड्थ का रहेगा 3 गुना। तो इसका लेंथ जो है इसके ब्रेड्थ के 3 गुना रहेगा। अब उसके बाद अगर ऑप्टिक एक्सिस बनाते हैं इसमें तो ऑप्टिक एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्टिक एक्सिस अगर ड्रॉ करें तो इस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है, 48 डिग्री पे ऑप्टिक एक्सिस हो गया। अब जब कैल्साइट क्रिस्टल पे लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, कैल्साइट क्रिस्टल पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो एक तो बनाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरा ऑर्डिनरी रे। लेकिन इस कैल्साइट क्रिस्टल में बात किया गया कि जो ABCD था इसे कट करने के बाद, इसे पॉलिश करने के बाद A' तक पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से एंगल हो गया 112 और इधर भी पॉलिश कर मतलब इसे काट दिया गया। अब उसके बाद इसे बीच से यहाँ से काट के इसे 2 प्रिज्म की भांति अलग कर लिया गया, जो कि ये रिप्रेजेंट किया गया इस प्रकार से। तो ये बना हुआ पार्ट था, इसे क्या किया गया, ब्लंट कॉर्नर्स को लेते हुए इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पूरा इसे काट दिया गया। काटने के बाद इन दोनों को अलग कर लिया गया। इन दोनों को अलग करने के बाद इन्हें बीच में ग्लू लगा के, एक चिपकने वाला सीमेंट लगा के जिसका नाम है कनाडा बाल्सम सीमेंट, उसे लगा के इन दोनों को फिर से जोड़ दिया गया। तो जोड़ दिया गया इस प्रकार से, ये हो गया कनाडा बाल्सम सीमेंट का लेयर और इसे लगा के इसे जोड़ दिया गया। इस प्रकार से ये बन गया निकोल प्रिज्म। तो ये हो गया इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के लिए अगर बात करें तो क्या हुआ, ये लिख भी दिया गया। लिखने के लिए क्या लिखा गया कि अ कैल्साइट क्रिस्टल
ABCD whose length is 3 times of its breadth is taken। तो एक कैल्साइट क्रिस्टल ABCD ले लिया गया। अब ABCD लेने के बाद इसका जो लेंथ है इसके ब्रेड्थ का 3 गुना है। उसके बाद AB and CD are in such a way that the angles in principal section becomes 68 degree and 112 degree instead of 71 and 109। तो इसे इस प्रकार से A, B और CD को इस प्रकार से एडजस्ट किया गया कि A डैश पे पहुंच गया और जो C है वो C डैश पे पहुंच गया। जो पहले एंगल इसका था 71 ये हो गया 68 और ये जो 109 था ये हो गया 112। The crystal is cut into 2 parts along the plane A1 C1। तो A1 C1 से इसे कट करके 2 पार्ट में अलग अलग कर लिया गया। तो अलॉन्ग द प्लेन A1 C1 पासिंग थ्रू ब्लंट कॉर्नर्स। तो ब्लंट कॉर्नर से काट के इन दोनों को सेपरेट कर लिया गया, अलग अलग कर लिया गया। दोनों अब प्रिज्म की तरह हो गए, क्योंकि इसे इस प्रकार से अगर काटा जाए, मान लिया गया ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार से है, तो अगर इसे बीच से ये काट दिया जाए तो एक भाग ये मिल जाएगा, दूसरा भाग ये मिल जाएगा। दोनों भाग अगर इस प्रकार से देखा जाए, अलग करें, सेपरेट करें, तो दोनों क्या है, एक ये प्रिज्म हो गया, दूसरा ये प्रिज्म हो गया। तो सो दैट A1 C1 मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एंड C1D। तो जो A1 C1 है ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से C1D तक से भी 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ से भी A1B से भी ये 90 डिग्री बना रहा है। अब उसके बाद द कट हाफ्स ऑफ क्रिस्टल, मतलब ये जो दोनों हाफ्स हैं क्रिस्टल्स आर सेमेंटेड टुगेदर, मतलब दोनों को जोड़ना है, दोनों को ज्वाइंट करना है, सेमेंटेड टुगेदर विद अ थिन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ कनाडा बाल्सम। तो कनाडा बाल्सम सीमेंट से इन दोनों को बीच को, मतलब जो कटे हुए जो हाफ पार्ट्स थे, जो हाफ्स थे, जो आधे भाग थे, उन्हें क्या कर दिया गया, कनाडा बाल्सम सीमेंट से इन्हें जोड़ दिया गया। और कनाडा बाल्सम सीमेंट का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह है 1.55, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी भी लिखा गया कनाडा बाल्सम। तो कनाडा बाल्सम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.55। अब बात करते हैं वर्किंग की, कि जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, कौन सी लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट इस पे इंसिडेंट होगी अनपोलराइज्ड लाइट। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है तब ये स्प्लिट होगी, लेकिन इस कंडीशन में जब इसे निकोल प्रिज्म बना लिया गया, दोनों को काट के दोनों हाफ्स को जोड़ दिया गया, तब इसमें कौन सी घटना घटती है, यही हमें देखना है इसके वर्किंग। तो वर्किंग में जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी इस प्रकार से जो कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ के निकोल प्रिज्म बना लिया गया, इस प्रकार के जब क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगी, तो पहले क्या होता था, जब लाइट इंसिडेंट होती थी तो 2 बीम में स्प्लिट हो जाती थी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरा ऑर्डिनरी रे। तो इस प्रकार से 2 बीम्स हमें मिलती थी जी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के जो वाइब्रेशंस थे वो होते हैं पैरेलल टू द प्लेन, और जो ऑर्डिनरी रे उसके वाइब्रेशंस होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद वर्किंग हमें पढ़ना है। तो जब अब वर्किंग के लिए क्या पढ़ना है कि 2 प्रिज्म हम लोग बना लिए हैं, दोनों प्रिज्म को कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ दिया गया है। कनाडा बाल्सम सीमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। अब जब इस पे अनपोलराइज्ड लाइट, ये SP अनपोलराइज्ड लाइट है, जब इस पे इंसिडेंट हुई तो 2 बीम के रूप में स्प्लिट हो गई। कौन कौन सी बीम, एक बीम तो हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जिसके वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन है, दूसरा जो बीम स्प्लिट हुआ है वो है ऑर्डिनरी रे। तो ऑर्डिनरी रे इस प्रकार से ये दूसरी बीम स्प्लिट हुई। और इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इतना होता है। अब उसके बाद ये बीम क्या हुई, ये आगे निकल जाती। अगर कैल्साइट क्रिस्टल ही, ये सिंपल कैल्साइट क्रिस्टल रहता तो ये बीम आगे निकल जाती, फिर उसके बाद इससे बाहर होती और दोनों पैरेलल रेज मिल जाते, ई रे और ओ रे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये बीम जा रही है तो यहाँ से ये बीम हो जाती है एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। का घटना घटती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। जैसे ये कोई ऊपर बन गया रेयरर मीडियम, ऊपर हो गया रेयरर मीडियम और नीचे बना दिया गया डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम मान लिया गया हो गया एयर और डेंसर मीडियम मान लिया गया ये हो गया ग्लास। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा? जब लाइट ये मान लिया गया बना लिया गया ये नॉर्मल, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रेयरर मीडियम में डेंसर मीडियम में जाती है तो ये सीधे न जाके नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। और इसका उल्टा फिनोमिना, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो अब उसके बाद यहाँ पे लाइट जो होगी वो डेंसर मीडियम से जाएगी रेयरर मीडियम में। अब और अगर एक बात करें तो जो ये लाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कनाडा बाल्सम सीमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी बी बराबर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 1.55। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे म्यू ई, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ई हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.486 और ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.658। तो ऑर्डिनरी रे की जब यहाँ बात करें तो ऑर्डिनरी रे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658 और ये यहाँ से जा रही है किसमें? कनाडा बाल्सम में, जहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 और ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658। मतलब ये हुआ डेंसर मीडियम और ये हुआ रेयरर मीडियम। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसे फिर से अगर बनाएं तो बना सकते हैं। ये लाइट मान लिया गया इधर से इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट जा रही है कहाँ से कहाँ? ये लाइट जा रही है डेंसर मीडियम, नीचे बनाया गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है रेयरर मीडियम। तो इसे इधर जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से दूर हटेगी और दूर हटने के बाद ये इधर जाती लेकिन इससे दूर हटेगी, तो दूर हटेगी तो ये हो गया इधर की ओर जा रही है, ट्रैवल कर रही है। मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट रही है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे इस एंगल को बढ़ाया जाए, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ के लिए आई। अब आई की वैल्यू को अगर कुछ और बढ़ा दिया गया तो आई की वैल्यू को बढ़ाया गया तो आई की वैल्यू अगर यहाँ कर दी गई तो ये लाइट और दूर हटेगी और दूर हटेगी तो यहाँ से जाने लगी। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाया गया, मान लिया गया ये जो लाइट है यहाँ से इंसिडेंस हो रही है तो इंसिडेंस एंगल ये हो गया ये, तो यहाँ से जब लाइट जा रही है तो यहाँ पे नॉर्मल 90 डिग्री का जब इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसे कहा जाता है इस एंगल को क्रिटिकल एंगल IC। अब इसके बाद अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब लाइट अगर इस एंगल पे जाके इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, तो ये कम अगर एंगल था तो ये लाइट थोड़ा दूर हट रही थी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू और बढ़ाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाने पे ये लाइट जो है थोड़ा और दूर हटी, थोड़ा और एंगल बढ़ाने पे लाइट जो है वो नॉर्मल पे 90 डिग्री रिफ्रैक्शन शो कर रही है। मतलब इस एंगल को जिस पे लाइट जो है 90 डिग्री रिफ्रैक्ट होती है उसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। अब अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर लिया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो लाइट जो है 90 डिग्री से भी ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करेगी, मतलब इस मीडियम में वापस आ गई। 90 डिग्री से ज़्यादा जब होगा तो मतलब ये ग्लास ही यहाँ से यहाँ तक था, अब 90 से ज़्यादा होगा तो ये कुछ ना कुछ इसी में आएगा। तो अब क्या हो गया, लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद उसी मीडियम में वापस आ गई और इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा जिसकी वजह से ये लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो ऑर्डिनरी रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658 और जो कनाडा बाल्सम सीमेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। मतलब जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, और यहाँ पे होता है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और ये हमें मिल जाती है बाहर। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है लाइट के लिए यूज किया जाता है कोटिंग, जिसके लिए लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमें क्या मिलता है, केवल बाहर की ओर मिलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जो कि है कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यही है पूरा इसका वर्किंग। तो क्या पूरा वर्किंग पढ़े हम लोग, एक समरी में अगर देखा जाए तो इसे क्या कह सकते हैं कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट SP, ये हो गया SP अनपोलराइज्ड लाइट, इंसिडेंट ऑन फेस A-B, तो A-B पर जब ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, इट स्प्लिट्स अप इनटू ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, तो ये ऑर्डिनरी रे में स्प्लिट हो गया। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्व करने के लिए कोटिंग नहीं लगाई गई है तो ये रे बाहर आ गई, लिख दे रहे हैं इसे O रे। तो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में स्प्लिट हो गई। ऑर्डिनरी रे के जो वाइब्रेशंस हैं वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के जो वाइब्रेशंस हैं वो है पैरेलल टू द प्लेन। अब उसके बाद तो वही लिखा गया, O रे हैज़ वाइब्रेशन perpendicular to the principal section and E ray has vibrations parallel to the principal section. Refractive index of ordinary ray 1.658, E ray के लिए 1.486 और कनाडा बाल्सम सीमेंट के लिए है 1.55। अब उसके बाद बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब लाइट स्प्लिट होके गई तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसके लिए क्या हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.486। तो वो रिफ्रैक्शन थोड़ा सा शो करते हुए ये क्या हुआ, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, और उसके बाद वो आगे की ओर ट्रैवल करते हुए बाहर निकल गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। लेकिन ऑर्डिनरी रे की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इधर की ओर इस क्रिस्टल के लिए, तो अब उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और कनाडा बाल्सम सीमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में कम है। तो ये काम कर रहा है डेंसर मीडियम का और ये काम कर रहा है रेयरर मीडियम का। अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होने पर ये क्या होगा कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा और ये ऑर्डिनरी रे हो जाएगी बाहर, और हमें इस प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से केवल और केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिलेगी, जिसके वाइब्रेशंस होंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन। अब उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि ये जो एंगल है SPB, अगर SPB की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो, तो SPB की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो यहाँ जो क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो दोनों रेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के साथ ऑर्डिनरी रे भी हमें बाहर की ओर मिलेगी। और एक दूसरी बात, अगर ये एंगल कम है तब की बात, अगर ये एंगल ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा, जिसके लिए ये भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, तो ये भी बाहर हो जाएगी, तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं मिल पाएगी। तो इसका जो एंगल वेरिएशन है वो रहेगा नियरली 14 डिग्री। 14 डिग्री के वेरिएशन के साथ ही हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो ये हो गया पूरा इसका वर्किंग। अब वर्किंग को इसे लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। वर्किंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग समझ गए। ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए है 1.486 और कनाडा बाल्सम सीमेंट के लिए है 1.55। तो कनाडा बाल्सम एक्ट्स एज रेयरर मीडियम फॉर ऑर्डिनरी रे एंड एज डेंसर मीडियम फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करें तो 1.486, तो इसके लिए ये डेंसर मीडियम का काम करेगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी रे की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658 और कनाडा बाल्सम का 1.55, इससे कम है, तो ये हुआ डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयरर मीडियम। तो ऑर्डिनरी रे के लिए ये रेयरर मीडियम का काम कर रहा है, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए ये डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। तो यही लिखा गया है, कनाडा बाल्सम एक्ट्स एज रेयरर मीडियम फॉर ऑर्डिनरी रे and as denser medium for extraordinary ray. When ordinary ray passes from calcite to Canada balsam, तो कैल्साइट क्रिस्टल से जब ये कनाडा बाल्सम में जाती है तब क्या होता है,
it passes from denser to rarer medium if angle of incidence is greater than critical angle. critical angle पे 90 डिग्री एंगल का रिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो लाइट उसी मीडियम में वापस लौट आती है, जो अभी हम लोग देखें। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल द ओ रे टोटली, ऑर्डिनरी रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो ऑर्डिनरी रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होकर बाहर हो गई, वाइल ई रे इज़ नॉट अफेक्टेड। ई रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वहाँ से हमें लाइट मिल जाएगी। अगर इसकी वैल्यू क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा ऑर्डिनरी रे का, दोनों रेज हमें साथ मिलेंगी। अगर इस एंगल की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो बढ़ाने के साथ क्या होगा, तो अगर इसके लिए बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के लिए अगर इसके एंगल को बढ़ा दिया जाएगा तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कनाडा बाल्सम सीमेंट है वो उसके लिए रेयर मीडियम का काम करेगा और वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करके बाहर हो जाएगा, तो हमें कोई रे मिलेगी नहीं। और ये वेरिएशन जो होता है वो होता है 14 डिग्री का। अब अगर क्रिटिकल एंगल ऑर्डिनरी रे के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 69 डिग्री। इसे फाइंड किया जा सकता है साइन इनवर्स 1.55, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी 69 डिग्री। अब हमें एक यूज और इसका करना है, जैसे और क्रिस्टल्स के लिए यूज कर रहे थे एनालाइज करने के लिए कि किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को या पोलराइज्ड लाइट को चेक करने के लिए कि जो दी गई लाइट है वो ऑर्डिनरी लाइट है या पोलराइज्ड लाइट है, कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इस जो निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म को अब तक पोलराइजर की तरह यूज किया गया, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल रहा है, तो एज अ पोलराइजर यूज किया गया। अब इसका यूज एक और बच रहा है एज एन एनालाइजर। एनालाइजर मतलब ये चेक करके बताएगा कि जो इस पे इंसिडेंट होने वाली लाइट है वो कैसी है, पोलराइज्ड लाइट है या फिर अनपोलराइज्ड लाइट है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है निकोल प्रिज्म एज एन एनालाइजर। तो अब हमें पढ़ना है निकोल प्रिज्म एज एन एनालाइजर। तो पोलराइजर की तरह हम लोग पढ़ चुके, पोलराइजर की तरह क्या काम करेगा, जब किसी निकोल प्रिज्म पर लाइट इंसिडेंट होती है, कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर इस पे अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसे अगर आज देखा जाए तो इस पे अनपोलराइज्ड लाइट ये इंसिडेंट हो रही है। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इंसिडेंट हो रही है तो ये दो रेज में इन्हें स्प्लिट कर दे रहा है, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरा ऑर्डिनरी रे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के वाइब्रेशंस जो हैं वो कैसे हैं, वो हैं पैरेलल टू द प्लेन, और जो ऑर्डिनरी रे उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पोलराइजर क्या कर रहा है, निकोल प्रिज्म क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी रे को ये बाहर कर दे रहा है। ऑर्डिनरी रे इसमें से जब बाहर हो गई ओ रे, तो ये ई रे जो है वो मतलब इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बाहर हो गई, जो हमें रे मिल रही है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है ई रे। तो ये था पोलराइजर, निकोल प्रिज्म एज अ पोलराइजर, मतलब ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल रहा है। तो ये कौन सा काम कर रहा है, पोलराइजर का। अब इसके बाद इसे चेक करना है कि ये जो लाइट दे रहा है वो पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड लाइट है। अब उसके बाद अब उसके आगे तब दूसरा जो निकोल प्रिज्म रखा गया उसे कहा जाएगा एनालाइजर, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है कि लाइट क्या है। तो अगर इस टाइप से ये निकोल प्रिज्म था, निकोल प्रिज्म इस टाइप से ये रखा गया है, ठीक इसी प्रकार से ये रखा गया। दूसरा ये भी पोलराइजर की तरह वर्क कर रहा है, दूसरा इसे चेक करने के लिए यूज किया गया है, इसे नाम दे दिया गया एनालाइजर। तो एनालाइजर को भी ऐसे ही रखा गया। अब किस प्रकार से रखा गया कि जो प्रिंसिपल सेक्शन है उसका जो प्रिंसिपल सेक्शन है दोनों का, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से ये ठीक इसी पर लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो ये वाइब्रेशंस हैं वो हमें ठीक इससे बाहर की ओर मिल जा रहे हैं, और ये मिल रही है हमें लाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ये है शो कर रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी जितना इस पे इंसिडेंट हुआ था। तो क्या शो कर रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रही है। अब
सेकेंड केस में, ये तो हो गया फर्स्ट केस, पोलराइजर से मतलब निकोल प्रिज्म पे लाइट इंसिडेंट हुई, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में बदल गई। उसके बाद फिर उसी प्रकार के एक दूसरे प्रिज्म को सामने रख दिया गया। रखने के बाद क्या हुआ कि इसमें से जब लाइट निकल रही है तो उतनी ही लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ बाहर निकल रही है। अब एनालाइज़र को क्या करेंगे, एनालाइज़र की तरह जगह जो निकोल प्रिज्म यूज किया गया है, इसे सेकेंड केस में ये पूरी कंडीशंस वही रहेंगी। इसे क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा, ग्रेजुअली रोटेट किया जाएगा। ग्रेजुअली रोटेट करने की वजह से क्या हो रहा है, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो रोटेट करने के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज होते होते जब इसके प्रिंसिपल सेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर होते ही इसकी इंटेंसिटी हो जा रही है जीरो। जीरो क्यों हो जा रही है वो देखते हैं। मान लिया गया इस प्रकार से ये पूरा हो गया, इस पे ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट हुई, ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट हुई तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट हो गई। ये जो दूसरी लाइट है, इसमें जो दूसरी लाइट है इसमें वो है ऑर्डिनरी लाइट। ये इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर हो गई, तो बाहर हो गई ये लाइट। अब उसके बाद जब दूसरा एनालाइज़र यूज किया जा रहा है तो जो ये एनालाइज़र था इसे रोटेट कर दिया गया। अब रोटेट कर दिया गया तो ये इस प्रकार से प्लेस हो गया। इस प्रकार से अब ये जो लाइट है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस हैं, इसके लिए अब ठीक इसे जो पैरेलल प्रिंसिपल सेक्शन था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के हो गए, जिसकी वजह से ये जो लाइट है इस पे कैसा बिहेव करेगी, ऑर्डिनरी रे की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ शो करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये लाइट हो जाएगी बाहर। जो हमें यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही थी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो इंटेंसिटी हो गई। और ये जो लाइट थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट थी, वो यहाँ ऑर्डिनरी लाइट की तरह बिहेव करके ये हो गई, ये शो कर दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये हो गई बाहर। अब उसके बाद तीसरे केस में, ये फर्स्ट केस था, सेकंड में इसे घुमा के रख दिया गया। अब उसके बाद फिर इसे ग्रेजुअली रोटेट किया जाए, तो अब फिर ग्रेजुअली रोटेट करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और फिर जब दोनों के प्रिंसिपल सेक्शन से एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी फिर से हो जा रही है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होने के लिए ये अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ ये फर्स्ट चीज़ क्या है, जो निकोल प्रिज्म है ये यूज किया गया है एज अ पोलराइज़र। तो पोलराइज़र की तरह यूज किया गया, तो यहाँ से जो ऑर्डिनरी रे है वो बाहर हो जा रही है और हमें यहाँ से मिल रही है पोलराइज्ड लाइट ई रे। अब ई रे को जब फिर इस निकोल प्रिज्म को जो कि एनालाइज़र की तरह यूज किया जा रहा है ऐसे, फिर उसके बाद रोटेट करके फिर उसे रोटेट धीरे धीरे किया गया, तो थर्ड कंडीशन में फिर ये जब फर्स्ट कंडीशन की तरह हो गया तो फिर जो ई रे है वो बाहर की तरफ मिल जा रही है और यहाँ पे शो कर रही है फिर से हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पे फिर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब क्या हुआ, ये चेक करके बता रहा है अगर रोटेट करने पर लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है और जब प्रिंसिपल सेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जा रही है। अब फर्दर अगर इसे रोटेट किया जाए तो फिर लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और मैक्सिमम हो जा रही है। तो जो इस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट है वो कैसी लाइट है, वो है पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट को ये बता रहा है, मतलब अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट के बारे में ये कंप्लीट जानकारी दे रहा है कि जो इस पे इंसिडेंट होने वाली लाइट है वो कैसी है, अतः इसे कहा गया एनालाइज़र। तो ये था कंप्लीट पूरा फिनोमिना निकोल प्रिज्म का, जिसे विलियम निकोल ने 1828 में दिया था। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो इतनी देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले